जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। एज आई प्रॉमिस कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, और इस बात से आपको एश्योरिटी मिल जाएगी कि भैया जो है आने वाले टाइम में पीटीसी 5 भी करवाएंगे और पहले ही कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। राइट नाउ हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर से। राइट नाउ ये सेक्शन वाइज करेंगे, पहले पॉलिटी, फिर जाके आईआर, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, ऐसे चलता चलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहले हम देखेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब भैया ये मुद्दा, ये जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स न्यूज में क्यों रहा? अभी आपकी एडीआर मतलब बोले तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, देखिए कि भैया 47% ऑफ जो हमारे इंडियन मिनिस्टर्स हैं, मतलब कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के भी और स्टेट कैबिनेट के भी, उनके ऊपर क्या भैया कि क्रिमिनल केसेस है। ठीक है ना, जिसमें कि 27% जो है सीरियस इन नेचर है। अब सोचो 47% जो है, ये जो है मेंस में डेटा आप यूज कर सकते हो एज पर एडीआर। ठीक है, मतलब इतना इतना परसेंटेज ये है, जिसके ये आप एज ए इंट्रोडक्शन में जब भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स टॉपिक आती है तो आप मेंस में इसको डायरेक्ट एज ए इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो ना। अब ये रहा, अब देखो भैया सवाल ये आ जाता है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल जा क्यों रहे हैं। ठीक है नाउ, अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या करता है कि भैया मतलब कि एंट्री और पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन व्हाट, जो पर्सन जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में और इलेक्टोरल प्रोसेस में। अब रीजन जो है, काउज है, क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले भैया पॉलिटिकल, पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस। अब होता क्या कि सोचो कि गवर्नमेंट को भी क्रिमिनल से कुछ काम है, क्रिमिनल को भी गवर्नमेंट से काम है, एक नेक्सस बन जाता है। समझ रहे हो, एक नेक्सस बन जा रहा है कि क्रिमिनल से वो पैसे देंगे। अब क्रिमिनल क्या करेंगे, क्रिमिनल पैसे देंगे इलेक्शन में फंड। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको जो उनके ऊपर केसेस वगैरह होगी उसको इम्यून दे देगी ना। देखो तो ये क्रिमिनल जो पॉलिटिक्स में इंटर करते हैं गेट इम्यूनिटी और लेजिटिमेसी के लिए, जो पॉलिटिशियंस होते, पार्टीज होते हैं, उनको यूज करते हैं एज अ मसल और फाइनेंशियल पावर, क्रिएटिंग द वीसीएस साइकिल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिले। अभी वोरा कमेटी जो भाई साहब, वोरा कमेटी 1993 में रिपोर्ट लेके आती है, हाईलाइट करती है कि भैया किसका नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और ब्यूरोक्रेट्स का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप में। ठीक है, बोहरा कमेटी को आप कोट कर सकते हो। अब देखो, अब ये क्या होते हैं, विनेबल कैंडिडेट होते हैं। अब जाके एडीआर डेटा 2024 कहता है कि बताइए जो सक्सेस रेट होती है क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जेस लगी हुई है, केसेस की चार्जेस लगी है 15.3% है, लेकिन जो कैंडिडेट जिनकी कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है उनकी सक्सेस रेट कितना है, 4.4 जस्ट परसेंट है। तो समझ रहे हो, तो जो क्रिमिनल उनकी विनिंग रेट ज्यादा है। नाउ अब हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन, अब होता क्या कि भैया मतलब कि इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं, तो कैंडिडेट एंड पार्टीज ऑफन रिलाई ऑन ब्लैक मनी और फंड फ्रॉम माफिया। पैसे चाहिए होता है तो भैया नेक्सस बन रहा है। राइट नाउ अब स्लो जस्टिस सिस्टम, जो हमारी पुअर कन्विंसन रेट है एमपी एमएलए की, कपल विद ट्रायल डिलेस। जाहिर सी बात, अभी देखो, अभी हम लोग देखेंगे जुडिशियल डिपेंडेंसी देखेंगे, अभी केसेस बहुत पेंडिंग में है, तो इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो नॉट डिटर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम गिविंग द टिकट टू कैंडिडेट एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड, मतलब ऐसा है कि भैया उनको रोक नहीं रहे हैं। ठीक, अब ये जो केसेस है भैया 2009 से क्या अगर देखोगे तो कितना बढ़ गया है। एडीआर रिपोर्ट 2024 कहती है कि भैया सुनो, 2009 से लेके जो अभी जो बढ़ा है वो कितना 55% राइज हुआ एमपी जिसके पास में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न। ठीक है, नाउ एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि हाउ टू रिड्यूस सच थिंग्स। ठीक है, नाउ अब दूसरी चीज क्या होती है कि लोग क्या, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इलेक्शन ऑफन प्रायोरिटाइज कास्ट रिलीजन ओवर क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये क्या करते हैं कि अब सोचो कि होता क्या कि अभी अगर देखा जाए तो कास्ट और रिलीजन जो है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब सोचो, एक बंदा है, अगर मान लीजिए लेट्स सपोज एक्स वाई जेड कंस्टिट्यूएंसी है, सपोज आप कर लो ना कि पटना कंस्टिट्यूएंसी है, या आप मानो लखनऊ ही है, तो वहां पे कैंडिडेट उसको उतारेगी जिसकी पकड़ है, और पकड़ किस बेसिस पे, या तो कास्ट या तो रिलीजन के बेसिस पे। पॉलिटिकल अगर उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है नाउ, अब जाके भैया अब इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहली बात आप तो जो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी होगी। अब आपको भरोसा होगा क्या कि अगर संसद में, पार्लियामेंट में इफ क्रिमिनल्स आर सिटिंग, तो आपको क्या लगेगा, आपके लिए क्या अच्छी पॉलिसीज आएंगी क्या? ठीक है, तो ये इरोड द पब्लिक फेथ इन डेमोक्रेसी। विश्वास ही उठ जाना है आपका। लॉ ब्रेकर एज अ लॉ मेकर, अब जो लॉ ब्रेकर थे क्रिमिनल ही क्या कर रहे हैं, कानून लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो लॉ को मैनिपुलेट कर लेंगे अपने इंटरेस्ट में ना। अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस होगा। अब जो क्रिमिनल होते हैं डिस्टोर्टेड इलेक्टोरल कंपटीशंस, लिमिटिंग द चॉइस ऑफ अवेलेबल टू वोटर। कभी कभी होता है धमकी या पैसे, इन चीजों से ये हो जा रहा है। अब इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हो गया। करप्शन पहले
छुप के चल रहा था, अब क्या इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। इनकरेज सिस्टमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन, कि ऐसा है कि तुम इतना पैसा मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, केसेस एलिगेशन लगे, छोड़ो मैं लॉ मिनिस्टर बन के बैठा हूँ, मेरी देखो मैं तो ये खत्म करवा लिया, तुम भी दे दो, तुम्हारी भी खत्म करवाता हूँ। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन टू रिकॉर्ड रिड्यूस क्रिमिनल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या मतलब कि क्रिमिनल को पॉलिटिक्स में एंटर करने से कैसे रोकती है। सबसे पहले भैया हमारी ये आती है आरपीआई एक्ट 1951। ये क्या करती है कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8। ठीक, अब ये क्या कि कोई भी इंडिविजुअल बंदा अगर हीनियस क्राइम या सेंटेंस अगर 2 साल से ज्यादा ये हुआ तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है। अब सेक्शन 11 क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास में पावर दी गई है कि भैया वो रिमूव कर सकता है या जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है वो हटा सकता है। अब ये तो तुम्हारा ये रहा कि मतलब कि सेक्शन 8 कह रहा है कि भैया तुम हटा दो, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि भैया इलेक्शन कमीशन को तुम्हारे पास में इतना पावर है कि व्हाट यू कैन डू, आप उसको या तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है, जो केसेस लगी, या तो आप पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिड्यूस कर सकते हो। ये पावर जो हुआ, दिस पावर यूटिलाइज इन सितंबर 2019 टू रिड्यूस द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ प्रेम सिंह तमांग। तो मिसयूज हो जा रहा पावर का। सेक्शन 8 कह रही है कि भैया आप डिस्क्वालीफाई कर दो, सेक्शन 11 क्या कह रही है कि ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन के पास में पावर है, वो इसको ये कर रही है। तो देखो कंफ्यूजन, एक लीगल लूप होल्स मिल गया ना। अब रिसेंट इनिशिएटिव देखो, अभी जो हमारी जो बिल आई है कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 130 कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आई है, वो उसने क्या करा कि कहा कि 75 और 164 को हम क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। अब कमेंट करो कि जो आर्टिकल 75 और 164 क्या है। ठीक है, ये क्या है कि इट प्रपोज कि मिनिस्टर जो अरेस्टेड हुआ, डिटेन हुआ, अगर लगातार 30 दिन तक वो बंदा डिटेन्ड है या अरेस्टेड है, ठीक है, फॉर इलेक्ट ऑफिस जो पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट एटलीस्ट 5 साल, कि भैया कोई भी ऐसा क्राइम किया जिसकी वजह से वो 30 दिन तक डिटेन है, 30 दिन तक अरेस्टेड है, और वो अगर पनिशेबल हो तो 5 साल तक के लिए उसको इम्प्रिजमेंट हो सकता है, जो कि 5 साल की इम्प्रिजमेंट होगी, उसको ऑफिस से हटाना पड़ेगा। ये जो चीजें आई ये डिटेल में आप पढ़ लोगे, लास्ट मंथ में ये था। ठीक है, नाउ अब जाके देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब देखो कुछ केसेस है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, एज ए वैल्यू एडिशन आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग्स में। ठीक, नाउ अब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 में केसेस आई, जिसमें कि भैया डायरेक्टर ईसीआई को कहा गया कि secure affidavit from the candidate detailing all past or pending criminal charges, conviction and quantum of the punishment awarded। ऐसा है भाई साहब, आप क्या करो कि जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगी है, जो भी आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, जो भी कन्विक्शन हुआ, जो भी आपने जेल में समय बिताया है, आप क्या करो एफिडेविट करके बताओ। ये आपकी पहली ये केस है, यूनियन वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002। अब लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये काफी फेमस केस है, अगर आप ये याद नहीं रखते तो ये भी याद रखो, जिसमें कि क्या बोला, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसके लिए, फॉर सिटिंग लेजिस्लेचर्स कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 2 और more ईयर इम्प्रिजमेंट, जो 2 और 2 साल से अधिक जिसको भी इम्प्रिजमेंट हुआ उसको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई करो। बट आप ये बताओ क्या ये यूज हो पा रही है क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट आके बोल के चले गई है ना, जजमेंट दे गई, क्या ये इंप्लीमेंट हो पा रहा है क्या। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में आती है, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिशेस अ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ देयर कैंडिडेट ऑन द देयर वेबसाइट, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर। कि देखो भैया आप क्या करो, लेट सपोज XYZ पॉलिटिकल पार्टीज है, उसने मेरे को करा कि भैया ये मेरा कैंडिडेट है ABC कंस्टिट्यूएंसी से, दे नीड टू डू व्हाट, अपनी वेबसाइट पे क्या करना है कि बताना है कि मेरे ऊपर कितने केसेस है, क्या है नहीं है, सारा कुछ बताना होगा। देखते हो क्या, दिख पा रही है क्या, अगर आप सिंगल बंदे का भी बता दो मेरे को ना। चलो अब वे फॉरवर्ड देखेंगे, तो ये क्या करता है कि भैया सिंपल सी बात है कि इनहांस द पेनल्टीज फॉर द फॉल्स एफिडेविट। लोग एफिडेविट भी करते हैं, फॉल्स करते हैं, तो भैया आप पेनल्टीज लेके आ जाओ। ठीक है, नाउ डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस, आप क्या करो, इलेक्शन बेंच को बनाओ डेडिकेट। हाई कोर्ट शुड सेट अप द डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस टू हियर पिटीशंस फॉर द डे टू डे ट्रायल्स, हो गया इंश्योरिंग टाइमली कन्विक्शन बिफोर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। कभी कभी क्या होता है, फॉल्स एलिगेशन भी लग जाती है ना, तो हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए, एक डेडिकेटेड इलेक्शन बेंच बनाना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, डे टू डे जो कन्विक्शन है उसको देख सके, और जो डिस्क्वालिफिकेशन अगर फॉल्सली हुआ उसको देख सके, और ट्रायल्स में लेट ना हो। चलो हमें जरूरत है क्या करेगी भैया, आरपीआई एक्ट, जो सेक्शन आरपीआई एक्ट 1951 का सेक्शन 11 है उसको देखने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है, फाइनेंशियल और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म लाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी शुड बी बाउट अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। अभी आरटीआई एक्ट अगर मैं जब भी कभी मौका मिलेगा, आरटीआई एक्ट अगर आपको जब पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि आरटीआई एक्ट में प्रोविजन है कि भैया आप सबका मांग सकते हो, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड मिला, क्या मिला नहीं मिला, वो आपको नहीं देंगे।
दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव यू। ठीक है ना। अब हम देख रहे थे जुडिशियल डिपेंडेंसी, ठीक है, जुडिशियल पेंडेंसी। अब न्यूज में क्या था कि भैया अभी न्यूज में इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी ऑल टाइम हाई केस पेंडिंग कितना 88,417। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जोक। इतनी केसेस पेंडिंग है तो सोचो ट्रायल कितनी पेंडिंग होती है। नाउ अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नियरली कितना 4.6 करोड़ जो है आपकी केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 63 लाख केसेस पेंडिंग है। ये ऐसे नहीं, ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड कहता है। ये हवे में बातें नहीं चल रही, अभी बातें नहीं हो रही है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। आप सोचो कि अगर इतनी केसेस पेंडेंसी है तो अंडर ट्रायल कितने होंगे। देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। ठीक है नाउ अब रीजन फॉर पेंडेंसी ऑफ केसेस, एक तो भैया क्या है कि भैया इनएडिक्वेट जजेस एंड जगह पॉपुलेशन रेशियो है। अब होता क्या कि आपकी 21 जजेस है 10 लाख लोगों पे। होना कितना चाहिए, रिकमेंडेड कितना कि जज कितना होना चाहिए भैया, 50 जज होना चाहिए पर मिलियन। 10 लाख पे 50 जज होना चाहिए, लेकिन है कितना 21 जजेस है। तो ये कौन बोलता है, 120th लॉ कमीशन कहती है। अब इनइफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर का। एडीआर मैकेनिज्म हैज नॉट बीन डिप्लॉयड इफेक्टिवली टू इनफ मीट द, जो भी जस्टिस का हम लोग ने एडीआर लेके आया, लेकिन वो मीट नहीं कर पा रही है। तो भैया जो ग्राम न्यायालय है, जो विलेज कोर्ट है, जहां पे विच वेर प्रपोज टू हैंडल व्हाट, जो छोटा छोटा केसेस है, ठीक है, रूरल एरिया का, और रिड्यूस द मेन जुडिशरी वर्कलोड, अभी भी ये जो है इफेक्टिवली स्टैब्लिश नहीं हुई है बहुत सारे स्टेट में। कि ग्राम न्यायालय क्या काम था, जो छोटी छोटी केसेस है उसको भैया, चाहे सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में था, कि भैया क्या करना कि ये कर लेना, ताकि हमारी जो हाईएस्ट जुडिशरी है उस पर डिपेंडेंसी, जो पेंडेंसी केसेस है, और वो जो उसके ऊपर वर्क जो है, लोड जो है, वर्कलोड कम हो। लेकिन बहुत सारे स्टेट में अभी ये क्या है भैया, स्टैब्लिश नहीं है। ठीक है नाउ अब दूसरा क्या है कि सिस्टमेटिक एंड प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज। ये क्या है भैया, ये क्या करता है कि आप देखोगे जुडिशियल डिले होते हैं इंडिया में फ्रॉम द मल्टीपल अपील्स में, फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट हो गया, फीसलेस लिटिगेशन हो गया, वीक लॉज हो गया, वीक कंप्लेंसेस एंड पुअर केस मैनेजमेंट। इन सब चीजों की वजह से क्या हो रही है भैया, तो ये हो गया। नाउ देयर इज नो इफेक्ट, नो सिस्टमेटिक ग्रुपिंग और ऑफ सिमिलर केसेस और कैटेगराइज बेस्ड ऑन द अर्जेंसी लीडिंग द एफिशिएंसी। अब होना क्या चाहिए था कि देखो, अगर सेम केसेस है, अगर एक ग्रुप में हमको बांट देना, अगर लेट्स सपोज कि ट्रैफिक की है, तो ट्रैफिक एक ग्रुप में डालती है, उसी ग्रुप में सारा एक ही बार निपट जा रहा है। लेकिन क्या है कि भैया, क्या अगर आप की है सर, होगा क्या है कि अगर आपने लगाया, आपकी सुनवाई है, तो कोई आगे पिटीशन डाल देगा, नहीं जी ये चीज हो गया, फिर बीच में एडजमेंट हो जाएगी, बीच में ये हो जाएगा, तो केस क्या खींचते जा रही है। अब एक बार केस छूट गई, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। दूसरा क्या है कि हमारी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में डिफिशियंसी है। तो क्या है कि भैया ये जुडिशियल जो जुडिशरी फेसेस चैलेंजेस, जैसे शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट स्टाफ, स्टाफ की कमी है, लेक ऑफ बेसिक एम्यूनिटी जो लोअर कोर्ट में, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और पुअर डिजिटल एडोप्टेशन, ये सब की दिक्कतें चल रही हैं। फाइनेंशियल कंस्टेंट है, इंडिया स्पेंड कितना 0.1%, कितना 0.1% ऑफ जीडीपी ऑन जुडिशरी में, अगर डिफेंस में कितना 2%। समझ रहे हो, 0.1% जुडिशरी में हम खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल दोज थिंग्स में, और 2% किस पे खर्च कर रहे हैं, डिफेंस में। नाउ गवर्नमेंट एज अ लिटिगेटर, गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल है आपकी 50% ऑफ लिटिगेशन के लिए। गवर्नमेंट एजेंसी लिटिगेशन डाल दी है, तो भैया और तो केसेस बढ़नी है। इंपैक्ट ऑफ जुडिशरी डिपेंडेंसी, अब सोचो, अब यहाँ पे छोड़ो, आप सोचो क्या क्या हो सकता है ना। सबसे पहले वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा, कौन सा, तो भैया मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है हुसैन आरा खातून वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार केसेस में बोली कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल किसका पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। अब अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ तो आपके फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है भैया, सोशल इंप्लीकेशन में वीकनिंग ऑफ रूल हो गया, डिले इन क्रिमिनल ट्रायल्स एम्बेडेड द ऑफेंडर एंड रिड्यूस द डिटरेंस। अगर आपकी डिले हो रही है ट्रायल्स में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप बेवजह जा रहे हो। अब सोचो कि कोई बंदा का अगर ट्रायल हो जाता तो 6 महीने की वो थी, लेकिन अभी वो 2 साल से कर रहा है जेल में। डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द पुअर। अब अंडर ट्रायल प्रिजनर जो 76% ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया में रिमेन इनकार्सिरेटेड विदाउट द कन्विक्शन। अब वो जेल में बिना कन्विक्शन के, भैया 76% ऐसी चीजें चल रही है। ठीक है नाउ अब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखो, इंक्रीज लिटिगेशन कॉस्ट, आपकी लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैसे, पार्टी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे हेविली किस पे, रिपीटेड हियरिंग में, एडजमेंट में, लॉयर फीस में। सोचो आपकी एक केस है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट की इशू आ गई, आप गए कोर्ट में,
अब आपको लॉयर भी हायर करना है, अब टाइम भी आपकी कंज्यूम होगी, मेंटल बर्डन अलग से, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है आपकी, ये हो रही है ना। स्टॉल प्रोजेक्ट हो गया। अब होता क्या है कि कभी कभी प्रोजेक्ट चल रहा है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर हमने लिटिगेशन डाल दिया, तो वो होल्ट हो गया। होल्ट होने की वजह से क्या है, जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, कभी कभी कुछ रियल होती है, कुछ फॉल्स होती हैं। ठीक है नाउ, इरोजन ऑफ ट्रस्ट। क्या होता है, लोग जो है कॉन्फिडेंस जुडिशरी में खो देते हैं। कभी कभी समटाइम एक्स्ट्रा लीगल मेथड फॉर डिस्प्यूट इरोजन, जैसे ब्लैक कोट सिंड्रोम हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। तो जो डिले होता है ये बहुत सिस्टमेटिक है, दैट इट कैन परसीव एज अ न्यू डिफेंस वेयर द प्रोलॉन्गिंग इन द केस बिकम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर वन पार्टी। अब होता क्या, सपोज कीजिए XYZ पर्सन है, अब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गले में हड्डी का काम कर रहा था, कुछ निकलना ही नहीं दे रहा था उसको। अब वो बंदा को जेल में डाल दिया। अब उसकी जो ट्रायल है, तारीख पे तारीख चल रही है। तो एक पार्टी के लिए तो अच्छा है ना कि भैया वो बंदा अंदर है, अब हड्डी गले में डाल नहीं रहा। चलो, अब स्कीम इनिशिएटेड, और जो स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट जो ली है, ताकि भैया हमारी केस की डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो। सबसे पहली आई नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म 2011 में। ये क्या करता है कि रिडक्शन ऑफ एरियर्स एंड डिले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसीजर रिफॉर्म, ये लेके आता है। अब आपकी CSS मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है फॉर व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी। अब इसमें क्या है कि कोर्ट हॉल्स होंगी, जो रेसिडेंशियल यूनिट्स फॉर जजेस दिया जाएगा, लॉयर की हॉल्स होंगी, टॉयलेट्स पे काम किया जाएगा, डिजिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। अभी देख रहे हो कि डिजिटल स्ट्रीमिंग्स वगैरह हो रही है ना, ये सारी अभी भी कंस्टेंट, बहुत जगह नहीं हो पा रही चीजें ना। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 1 फेज 2 फेज 3, जिसमें कि कंप्यूटराइजेशन होगा कोर्ट का, ई फिलिंग होगा, ई फाइलिंग होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, वर्चुअल कोड होगा। वर्चुअल कोड होगा तो देखो आपका अभी टाइम भी बचेगा ना। अगर सोचो लोअर कोर्ट को हमने वर्चुअल कोड बना दिया जहाँ पे केसेस क्या आप भी कम आ नहीं पा रहे, बैठे हुए आराम से हो रहा है। ठीक है, लॉयर वगैरह बैठे हुए वहां पे चीजें चल रही है। चलो ना, कॉमर्शियल कोर्ट हो गया अंडर कॉमर्शियल एक्ट 2015, फास्टर डिस्पोजल ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, लोडिंग पेनिकुलर। भैया होता क्या है कि सोचो ना, कॉमर्शियल कोर्ट में अभी क्या है कि मतलब कॉमर्शियल मुद्दे भी बहुत ज्यादा है, और वो भी आके पड़े हुए हैं, तो उसके लिए कॉमर्शियल कोर्ट लेके आए, जिससे कि भैया कम हुई थोड़ी। उसके बाद क्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आया गया, कि जो कि लॉन्ग पेंडिंग जो केसेस है उसका डिस्पोजल जल्दी हो सके, हीनियस क्राइम केसेस का जल्दी हो सके, जैसे कि NIA कोर्ट हो गया, पोस्को कोर्ट्स हो गया। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया गया, ताकि जो डिस्प्यूट जो है रेगुलर कोर्ट के बाहर ही हो जाए, है ना, ताकि ये जो है बर्डन हमारे जुडिशरी पे कम पड़े। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ये सारे वे फॉरवर्ड आपको नहीं पढ़ने हैं, इस बात को याद रखो। एक दो उठा लो जो आप आंसर में लिखोगे। नोट्स कैसे बनानी है देखो। अब इस पे आया जुडिशियल, क्या था, हमें तो मिल गया भैया डेटा, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब रीजन क्या है, अब इसमें से सारे नहीं, जो आपको लग रहा है कि याद रहेगा ठीक है, जो याद नहीं है उसको उठाए लिख लिए, बस ये कीवर्ड, तो दैट कि माइंड में स्ट्राइक करे, बस हो गया नाउ निकले। अब इस पे इम्पैक्ट क्या होगी, इम्पैक्ट भी लिख लिए कि भैया फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रही है, एग्जांपल तो देना ही, हुसैन आरा केसेस का दे देना, सोशल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हर तरह से देखना है। ठीक है, चलो उसके कुछ स्कीम्स ये कर लेनी है, और आप स्कीम्स वे फॉरवर्ड में जो है इसको लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड में दो चार उठा लो। अब स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल अथॉरिटी बनाना चाहिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ क्या, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाना चाहिए, जो कि हमारे फॉर्मर NV रमना ने 2021 में ही जस्टिस NV रमना ने प्रपोज किया था, कि भैया इज नीड टू प्लान हो गया, क्रिएट और मैनेज एंड मेंटेन द व्हाट फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन कोर्ट। ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ AI इन द केस ऑफ मैनेजमेंट शुड बी एक्सप्लोर्ड, कि भैया AI का यूज करो ना, उसे यूज करोगे तो आप थोड़ी बेहतर हो सकती है, इफिशियंसी बढ़ जाएंगी ना। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, आर्टिकल जो 128 224 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुड इन्वोक टू अपॉइंट द एक्सपीरियंस रिटायर्ड जजेस एज एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, कि भैया ऐसा जो हमारे जजेस है जो रिटायर हो गए उसको भी करो ना हायर, उनके पास भी तो है ना नॉलेज, अभी कम कम काम कर पा रहे, करो ना। ये जो आपने एज का कंस्ट्रेंट लगा रखा कि भैया इसे इसके बारे में खत्म, उसको थोड़ा सा करो, राइट। सेटिंग ट्रेड टारगेट एंड टाइमलाइन की एक टारगेट है कि भैया आप इतने महीने में इतने केसेस, पेंडिंग केसेस आपको कंप्लीट करनी है। कंट्रोलिंग द एडजमेंट, फिर रिफॉर्मिंग द लिटिगेशन प्रैक्टिसेस हो गया, प्रायोरिटाइजिंग ADR मैकेनिज्म। ठीक है, ये सब क्या है, बस इसको कर लेना है। नेशनल मेडिकल कमीशन, अब नेशनल मेडिकल कमीशन भैया 2020 में बना था, अभी क्या हुआ रिसेंटली, इसने अपनी 5 साल कंप्लीट की है। अभी इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी एज ए स्टेचुरी बॉडी हुई थी, अब वो भी अंडर व्हाट, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में। इस ये रिप्लेस सॉरी
कब फोर्स में आया, कब से लागू हुआ, तो भैया 25 सितंबर 2020 से। तो ये जो है रिप्लेस किया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया, और एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाज डिसॉल्व। ना, अब देखने वाली क्या चीज है, चलो अब इसमें देखने वाली क्या चीज है। सबसे पहली बात, ये जो कमीशन है इसमें भैया ये लोग होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ना कौन कौन से, एक चेयरमैन होंगे, 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर हो गए, 22 पार्ट टाइम मेंबर होंगे, ठीक है ना। 4 ऑटोनोमस बोर्ड बनेगी एनएमसी के अंडर। आप कौन कौन सी, एक तो भैया अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ये 4 हमारी बोर्ड बननी है, ऑटोनोमस बोर्ड बननी है एनएमसी के द्वारा, ठीक है ना, ये बनी है। अब जाके फंक्शन सबसे पहले देखो, जो मेडिकल मेडिकल नेशनल मेडिकल काउंसिल जो बनी है उसकी, सॉरी कमीशन जो बनी है उसकी फंक्शंस देखो। सबसे पहली फंक्शन क्या है, सबसे भैया पॉलिसी एंड द स्टैंडर्ड्स। ये जो है क्या करता है, पॉलिसीज को बनाता है, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन मेडिकल एजुकेशन एंड रेगुलेट द इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड प्रोफेशनल। अगर ये ना हो तो भैया कुछ भी पढ़ा दिए जाएंगे, है ना, कुछ भी पढ़ लोगे आप। लोग जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, एकदम से इजी सिलेबस है तो जो यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिसी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, सबसे पहली बात। दूसरी, हेल्थ केयर प्लानिंग करेगी, मैप द हेल्थ केयर नीड एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली, कि कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे ज्यादा ये है, राइट ना। दूसरी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्या करेगी, इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड एंड द काउंसिल, ठीक है, उनके बीच में स्मूथनेस लेके आएगी, एक ब्रिज का काम करेगी। ओवरसाइट, मॉनिटर कॉम्प्लायंसेस एंड हैंडल अपील efficiently। एथिक्स, नाउ इन्फोर्स द प्रोफेशनल कंडक्ट स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली, कि भैया एक जो डॉक्टर है आपकी एथिक्स क्या कह रही है, क्या आपको करना चाहिए, अगर आप गिल्टी पाते हो तो फिर आपके लिए ये चार्जेस है, ये चीजें हैं ना। अब फ्री फी रेगुलेशन, अब होता क्या कि अगर भैया फी रेगुलेशन नहीं हो तो क्या होगा कि भैया अगर अब प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें वो कुछ भी मतलब 5 करोड़ भी ले सकते हैं। ये क्या करा कि कंट्रोल फीस फॉर द 50% सीट इन प्राइवेट डीम कॉलेज, जो प्राइवेट और डीम कॉलेजेस हैं वहां पे 50% जो फीस है उनको रेगुलेट की, कि भैया ऐसा है कि इतना इतना ये रखना है आपने। लाइसेंसिंग, ग्रांट लिमिटेड लाइसेंस टू द कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर, जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर है उसको क्या करती हैं, लिमिटेड लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। अब ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इश्यूज देखो, क्या ये सब वाकई में ऑन ग्राउंड है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में आप जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो वहां पे क्या मतलब फीस कम है? सारी सीट पे तो उतनी ही है, ये कहने का आने को होता है। चलो इश्यूज देखेंगे अब। सबसे पहला क्या भैया, गवर्नेंस गैप है। गवर्नेंस गैप क्या, जो उनकी वीक अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू द बॉडी डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स। सारे डॉक्टर ही बैठे पड़े हैं, उनकी बॉडी में सारे डॉक्टर बैठे पड़े हैं, तो डॉक्टर अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे ना, कुछ भी अगर गलत हुआ तो वो बस निपट लेंगे। इट लेक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं होता, सोशल साइंटिस्ट नहीं है, सिटीजन नहीं है। एनएमसी also allow the appeal only from registered medical practitioners, systematically rejecting the patient's complaint despite no legal bar। एज ए पेशेंट मैं अगर जाके कंप्लेन करता हूँ तो मेरी कंप्लेन को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट एज अ प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर आप हो तो आपकी चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भेदभाव कैसा भाई ना। फी रेगुलेशन, कंट्रोल फीस ओनली 50% ऑफ प्राइवेट सीट, प्राइवेट सीट में 50%। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो वीकर सेक्शन है, गरीब लोग हैं, वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं ना, उनके पास उतना पैसा है नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता है लिमिटेड है, भाई लिमिटेड सीट है यार। बाकी जो बच्चे इतना 20-20 लाख बच्चे लिख रहे होते हैं, नीट पे नीट रिपीट कर रहे होते हैं, बाकी क्या, क्या वो कैपेबल नहीं है? चलो एथिक्स ओवरसाइट, अब होता क्या, कोई भी मिसकंडक्ट केसेस अगर आती है तो ये हैंडल होता है विदाउट जुडिशियल एक्सपर्टीज और टाइमलाइन। सारे डॉक्टर बैठे हैं, क्या जुडिशियल एक्सपर्टीज उनके पास में? अच्छा ये रूल है, ये रेगुलेशन, चलो हटो, ऐसे हो गया। मिसयूज होगा ना पावर का, जो अच्छे डॉक्टर होंगे उसको भी आप हटा दे, जो बुरे डॉक्टर हो अगर आप उनके फेवर में आ गए तो ये हो गया, राइट। नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रार, द प्रोसेस फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल ऑफ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन एनएमआर हैव बीन वेरी स्लो और लीडिंग टू कंसर्न अबाउट द अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग। अब भैया बहुत स्लो प्रोसेस है, कि मतलब जो अपडेट करा ये करा, इससे क्या है कि जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गली कोने में देखोगे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनकी वजह से, हाँ नो डाउट कि अगर वो नहीं हो तो कोविड कोविड में बहुत बुरा हाल होता हमारे देश का। लेकिन अगर आप देखोगे कुछ डॉक्टर को छोड़ के बाकी जो डॉक्टर मतलब यार 12-12 साल 15-15 साल के बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं,
चलो कंक्लूजन में क्या होगा कि वाइल कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव वे में आपको देना चाहिए। वाइल NMC marks a step toward the modernizing the medical governance in India, addressing the concern of accessibility, ethical oversight and देखो कितने अच्छे से भिंगा के मारा है। पहले कह रहा है NMC make step toward the modernizing the medical governance in India, फिर कह रहा है कि addressing the concern of accessibility, ethical oversight, inclusivity remain a vital build to transparent, accountable and globally competitive healthcare system। तो ये देखो ये गुड, आप यहाँ से इसको जो वे फॉरवर्ड आराम से मस्त से उठा लो। आप अगर जैसा इस क्वेश्चन आए तो चेंज करके कोई भी अगर क्वेश्चन आए उस पर आप उठा के डाल सकते हो। नाउ अब न्यूज इन शॉर्ट्स, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही होगा। नाउ इंडियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम, मैं कहूंगा ये आप जो है लक्ष्मीकांत से पढ़ना एक अच्छे से। नाउ अब रिसेंटली होता क्या, जो फ्रेंच पार्लियामेंट है वोट किया कि किस चीज का रिमूव द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर क्रिएटिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन कंट्री। सारे पार्लियामेंट के मेंबर बैठे बोले कि भैया हटाओ, ठीक है। इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी फ्रेंच में आ गई। नाउ अब हम देखेंगे इंडियन और फ्रेंच का कंपैरिजन। अब सिमिलरिटीज क्या है, रिपब्लिकन फ्रॉम द गवर्नमेंट विद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हो गया, हमारी इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है ना। नाउ अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स है, बाइकैमरल क्या, टू हाउसेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, एम्फसाइजिंग लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब ये मेरे को बताओगे लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये कहाँ से है? हमने कहाँ से लिया था, कमेंट करोगे ये, ठीक है। विच रेवोल्यूशन। नाउ अब डिफरेंसेस देखेंगे। ना वी विल सी डिफरेंसेस। जाके भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल में देखें जो हमारी इंडिया और जाके फ्रांस का देखते हैं। इंडिया है पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन है, जिसमें क्या सिंगल एग्जीक्यूटिव लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारे सॉरी प्राइम मिनिस्टर और जाके प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल पोजीशन उनका है। लेकिन फ्रांस में देखेंगे तो सेमी प्रेसिडेंशियल है। यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब हो गया कि विद डुअल एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट और जाके प्राइम मिनिस्टर दोनों का है। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जीक्यूटिव जो इंटायरली किसके हाथ में अगर देखा जाए तो सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर, और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेरेमोनियल होते हैं ना। इलेक्शन जो होगा प्रोसीजर टू इलेक्शन, अब ये हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन है बाय इलेक्टोरल कॉलेज बाय यूजिंग सिंगल ट्रांसफर वोट एंड द सेक्रेट बैलेट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आराम से ये रजनीकांत जाओ रिवाइज करो नाउ। और डायरेक्ट इलेक्शन होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ठीक है नाउ। इनका क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे चूजिंग और रिमूविंग द प्राइम मिनिस्टर, अब पीएम इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, आप एमपी को सेलेक्ट करते हो, एमपी जो है डिसाइड करती है भैया ये प्राइम मिनिस्टर ये होना ये होना है, ठीक है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट होता है कि नहीं भैया, एक पोजीशन है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर का वोट हो रहा है, नहीं एमपी का वोट हो रहा है, एमपी की इलेक्शन है। मस्ट रिमेन रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, जिस दिन कॉन्फिडेंस गया उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना होगा। अब पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हो गया बट मस्ट कीप असेंबली कॉन्फिडेंस। यहाँ पे हमारे इंडिया में लोकसभा अपॉइंट करती है, फ्रांस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, ठीक है ना। फेडरल डिजाइन, यहाँ पे क्वाजी फेडरल मतलब कि ब्लेंड फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स, मतलब फेडरलिज्म है बट विथ यूनिटरी फीचर्स। लेकिन यहाँ पे क्या यूनिटरी है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी विद लोकल गवर्नमेंट एज ए सेंट्रल एजेंट हो गया। अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, यहाँ पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच बोले तो क्या कि स्टेट मेंटेन करती न्यूट्रलिटी बट कैन इंटरवीन, अगर देखेगा भैया एक ही चीज में बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर मान लीजिए कि अनटचबिलिटी को अपोलिश करना हुआ तो वहां इंटरवीन की, तो ये क्या है कि पॉजिटिव रख रही है कि भैया हम न्यूट्रल है, हम ना इधर के ना उधर के। लेकिन यहाँ फ्रेंच क्या है कि फ्रेंच लेसाइड्स इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, कि भैया ऐसा है कि ये सिंबल पे ये चीज पे बैन है, रिलीजन फॉलो नहीं करना तो नहीं करना है, आप प्राइवेट में करो वो आपकी मर्जी है, पब्लिक में यू कैन नॉट। अब विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन क्या है भैया, ये डिक्लेरेशन है आपकी 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट की गई ऑन ई गवर्नेंस, जिसको कॉल फॉर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होता है, एक सोल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होता है। सोल ऑफ गवर्नमेंट, सोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सारी डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंटली काम कर रही है एक दूसरे नहीं, और होल ऑफ अप्रोच क्या, सारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिपेंडेंट होकर एक दूसरे से मिलकर काम कर रही है, ठीक है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू स्ट्रेंथन द सिविल सर्विसेज हो गया विद डिजिटल कॉम्पिटेंसीज एंड गाइड एंड डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये रहा आपका विशाखा, ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। ये जो मतलब विजन थीजन ये डिक्लेरेशन क्या था नहीं था वो कुछ नहीं। तो की प्रपोजल ऑफ विशाखा डिक्लेरेशन का क्या, एक तो नेशनल विजन, नेशनल विजन में क्या भैया इंक्लूसिवनेस आएगा, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना चाहिए, ये तीन आपकी चीजें याद रखोगे। मे बी हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, लेकिन चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर। नाउ टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस होना चाहिए, जहां पे आप अडॉप्ट करो एआई का, एमएल का, ब्लॉकचेन का, इंटर ऑफ थिंग्स का, डेटा एनालिटिक्स का, टू डिलीवर द मल्टीलिंगुअल रियल टाइम और सेक्टर स्पेसिफिक सिटीजन सर्विस को एम्फसाइज करो द नीड फॉर एथिकल और ट्रांसपेरेंट एडॉप्शन, जैसे कि डिजिटल इंडिया भाषिनी, डीजी यात्रा हो गया, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल,
उसको रेप्लिकेट करो, उसका रेप्लिका बनाओ, वही करो। जैसे कि आपका फोकस करो नेशनल वाइड स्केलिंग ऑफ मॉडल, जैसे कि आपका संपदा 2.0 एमपी में हो गया, ई खाता बेंगलुरु में हो गया, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में हो गया, ड्रोन एनालिटिकल मॉनिटरिंग सिस्टम डैम्स बाई एनएचआई हो गया, है ना। ये सबको आप रेप्लिकेट करो, रेप्लिका बना इसका, ठीक है। ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जियोग्राफिकल आउटरीच, अब जहाँ पे भैया कनेक्टिविटी चैलेंज है, जैसे नॉर्थ इंडिया, वहां पे जानी है, ठीक है, अंडर एनईएसडीए फ्रेमवर्क में। फिर दूसरा क्या, नेशनल वाइड एक्सपेंशन ऑफ सक्सेसफुल पंचायत डिजिटल मॉडल होना चाहिए, लॉन्चिंग द डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टारगेटिंग वुमेन एंड यूथ, ठीक है। ये सारी इसकी क्या है, प्रपोजल है। और साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस होना चाहिए, फोकस करना चाहिए फोकस ऑन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पे, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी पे, एआई इनेबल मॉनिटरिंग पे इन प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, डिफेंस हो गया, सिटीजन प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म हो गया, राइट। इन सब चीजों पे हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पे। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर भैया ट्रस्ट नहीं है, हम देखेंगे। एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, नेशनल एग्री स्टेक हो गया, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट एडवाइजरी और मार्केट के लिए। अदर्स में कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, फॉर स्केल और डिजिटल सोल्यूशन का रीजनल हब डेवलपमेंट होना चाहिए, विशाखापट्टनम एज आईटी एंड इनोवेटिव के हब हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूज है कि भैया आपकी जो वर्ल्ड के फर्स्ट एआई मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए कहाँ पे, अल्बानिया में। और ये दाइला, नाम क्या है, दाइला एआई जनरेटेड बोट है, जो कि मैनेज करेंगे अवार्ड के जितने भी पब्लिक टेंडर होगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, एमिंग टू इनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमाइज द करप्शन। ये अवार्ड वही करेंगे जिससे क्या होगी, आपकी करप्शन मिनिमाइज होगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन देखो क्या लगता है कि हो जाएगी क्या, एक हद तक होगी, आप कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन बेटर सोल्यूशन है ना। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एग्जामिशन ऑर्डर 2025, अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर नोटिफाई करते हैं कि भैया जो इमिग्रेशन एंड फॉरेन एग्जामिशन ऑर्डर 2025 अंडर इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025। अब इसमें की हाईलाइट क्या थी, सबसे पहली बात, एग्जामिशन ऑफ पासपोर्ट और वीजा किसके लिए एग्जाम्प्ट है, तो भैया जो इंडियन आर्म फोर्स है ड्यूटी पे, नेपाल, इंडियन, नेपाली और भूटानी सिटीजन एंड स्पेसिफिक बॉर्डर्स पे, तिब्बतन विद वैलिड रजिस्ट्रेशन, स्पेशल परमिट्स जिनके पास है, स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो इंटर किए हैं बाय दिसंबर 2024 इवन विद इनवैलिड डॉक्यूमेंट अगर उनके पास है, उनको भी भैया पासपोर्ट और वीजा का एग्जाम्पशन है। रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल नेशनल्स हो गया, हु टुक शेल्टर बाय जनवरी 9 2015। अब वीजा एग्जाम्पशन आल्सो अप्लाई टू किन को, फॉरेनर्स होल्डिंग डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट वेयर वेब बाई एग्रीमेंट हो गया, दोज एलिजिबल फॉर वीजा ऑन अराइवल हो गया, और सर्टेन फॉरेन मिलिट्री पर्सनल हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ऐसे जनरली तो मैं पीडीएफ से पढ़ाता नहीं, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट की टीच यू फ्रॉम पीडीएफ, एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।